हेलो दोस्तों, मैं हूं विकी कुमार। आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम कॉन्सेप्ट मास्टर में। आज हम देखने वाले हैं सेट 7 का जो पार्ट 2। कुछ प्रश्न बच गए थे, उन प्रश्नों को हम लोग सभी प्रश्नों को देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, आज हम 44 नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे। प्रश्न है कि पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न के कारण उत्पन्न होती है। तो पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला जो है बेरियम के कारण उत्पन्न होती है। अब पटाखों से हरे रंग की रोशनी निकलने के लिए उसमें बेरियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। रसायन विज्ञान में मौजूद तरह-तरह के रसायनों को यदि किसी और वस्तु के साथ मिलाया जाए तो वह रासायनिक तत्व उसके साथ मिश्रित होकर अपना रंग बदल देते हैं। ठीक है, जैसे हरे रंग के लिए हरे रंग की रोशनी निकलने के लिए उसमें बेरियम नाइट्रेट, याद रखेंगे दोस्तों कि पटाखों में बेरियम नाइट्रेट मिलाया जाता है हरे रंग के मिश्रण के लिए का इस्तेमाल किया जाता है। यह विस्फोटक पदार्थ का काम करता है। बारूद में मिश्रण होने पर यह अपना रंग बदलता है और हरे रंग में बदल जाता है। अब दूसरा, अगर लाल रंग के लिए बोला जाए तो आप स्ट्रांसियम का प्रयोग करते हैं, स्ट्रांसियम का। उसके बाद पीले रंग के लिए सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है पीले रंग के लिए। और पारा, यह प्रकृति में विस्तृत रूप में पाया जाता है। पारा थोड़ी मात्रा में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है और पारा का मुख्य अयस्क सिनेबार, जो यूएसए, मेक्सिको तथा इटली में पाया जाता है। पोटेशियम का रासायनिक तत्व जिसका चिन्ह K है और इसकी परमाणु संख्या की बात की जाए तो 19 है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो रामसुभग सिंह थे। रामसुभग सिंह। लोकसभा ने 1969 तक विपक्ष के एक आधिकारिक नेता को मान्यता नहीं दी थी, लेकिन दिसंबर 1969 में कांग्रेस पार्टी को संसद के मुख्य विपक्षी दल के रूप में मान्यता दी गई, जबकि इसके नेता रामसुभग सिंह विपक्षी नेता की भूमिका निभाते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता को लोकसभा एक निर्वाचित सदस्य है जो भारत की संसद के निचले सदन में आधिकारिक विपक्ष का नेतृत्व करते हैं। विपक्ष का नेता लोकसभा में सबसे बड़ा राजनीतिक दल का संसदीय अध्यक्ष होता है, जो सरकार में नहीं होता है, बशर्ते कि उक्त राजनीतिक दल के पास लोकसभा के में कम से कम 10% सीटें हों। यह पद 2014 से रिक्त है क्योंकि किसी भी विपक्षी दल के पास 10% सीट नहीं है अभी तक। अगर बात की जाए तो हरियाणा के निर्माता रहे स्वर्गीय चौधरी देवीलाल सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी, किसान, गरीब, मजदूर और कमजोर वर्ग के मसीहा ही नहीं थे, बल्कि विपक्षी एकता के सूत्रधार थे। उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ पूरे विपक्ष को जोड़ने, उन्हें एक सूत्र में पिरोने एवं कांग्रेस को 1999 में सत्ता से बाहर करने का अहम भूमिका निभाई। यशवंतराव चव्हाण मुंबई राज्य के विभाजन के बाद महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री, भारत के 5वें उप प्रधानमंत्री बने थे। मोरारजी देसाई को भारत प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है। मोरारजी देसाई मार्च 1977 में देश के प्रधानमंत्री बने। कब बनते हैं? 1977 में। मोरारजी देसाई 1977 में। लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल पूर्ण नहीं हो पाया और चौधरी चरण सिंह से मतभेद के चलते उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस। इसमें ऑक्सीकरण से गुजरता है जो पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। ग्लाइकोलाइसिस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है। शर्करा के लिए ग्लाइकोलाइसिस और विखंडन के लिए लीसिस है। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव में होता है और सभी जीवित
जीवों में मौजूद होता है। ग्लाइकोलाइसिस से निर्मित होने वाले 2 अणु पायरुविक अम्ल कोशिका द्रव से कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करने पर श्वसन का द्वितीय चरण प्रारंभ होता है और श्वसन के इस दूसरे चरण के अंतर्गत पायरुविक अम्ल के माइटोकॉन्ड्रिया के आधारी भाग में प्रवेश करने पर प्रत्येक पायरुविक अम्ल के एक अणु का एक कार्बन ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है तथा यह क्रिया ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन के नाम से जानी जाती है। क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र के बारे में तो जानते हैं ये सभी आदमी। क्रेब्स चक्र क्या है? क्रेब्स चक्र के अंतर्गत प्रथम अस्थायी उत्पादक सिट्रिक अम्ल होता है, जिसके फलस्वरूप इसे सिट्रिक अम्ल चक्र के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी खोज की बात की जाए तो ब्रिटिश वैज्ञानिक H.A. क्रेब्स के द्वारा की गई। गारो खासी जयंतिया पहाड़िया किस राज्य में स्थित है? 47वां प्रश्न। तो यह जो है मेघालय में है। गारो खासी जयंतिया पहाड़िया मेघालय में स्थित है। इसका निर्माण मालवार पठार के समान युग में हुआ था। अब पहाड़ियों का नाम विशेष रूप से उस क्षेत्र में पाए जाने वाली जनजातियों के नाम पर रखा गया है। जैसे मेघालय का पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। गारो, यह मूल रूप से दक्षिण गारो हिल्स जिले में पाई जाती है। वे मूल रूप से तिब्बती बर्मा जाति को बोडो परिवार के हैं और असम और बांग्लादेश के मैदानी इलाकों में भी रहते हैं। खासी की बात की जाए, ये उत्तर पूर्व क्षेत्र के सबसे बड़े आदिवासी समूह हैं। इसका सर्वाधिक वर्षा इसी पहाड़ी पर होता है। अब जयंतिया की बात की जाए तो जयंतिया खासी की तरह प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड मान खमेर जाति के हैं। चलिए, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध टेनिस से है। इस खेल की उत्पत्ति मिस्र या मध्य पूर्व में हुआ था। ठीक है, कुछ बातें हैं जो इनको याद रखेंगे। जैसे इसका नाम टेनिस मिस्र के एक शहर जिसको अरबी में टेनिस कहा जाता था और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत 1961 में हुई थी। पुरुष विजेता उस समय थे रॉड लीवर तथा महिला विजेता अंजेला मार्टिन थी। कप एवं ट्रॉफियां: डेविस कप, विंबलडन कप, ओपन चैंपियनशिप, फेडरेशन कप, ग्रैंड स्लैम कप, हॉफमैन कप, ऑस्ट्रेलियाई ओपन चैंपियनशिप, फ्रेंच ओपन चैंपियनशिप, अमेरिकी ओपन चैंपियनशिप और वोल्वो टेनिस इत्यादि है। अब बैडमिंटन से संबंधित हम देख लेते हैं। बैडमिंटन, इस खेल की उत्पत्ति दो खेलों पूना तथा बैटलडोर में हुई। यह खेल भारत में बहुत लोकप्रिय हुआ और इसका माध्यम नियम 1877 में कराची में बना था। इंग्लैंड का बैडमिंटन एसोसिएशन 1893 में बना जो कराची में बने नियम पर आधारित था। 1934 में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना होती है। 1934 में प्रमुख कप का बात किया जाए तो चड्ढा कप हो गया, कोनिका कप हो गया, नारंग कप हो गया, थॉमस कप हो गया और कुबेर कप हो गया। इसका बाद रहमतुल्ला कप, ये सब जो है बैडमिंटन से संबंधित है। अब टेनिस, टेबल टेनिस की बात की जाए, इसको पिंग पोंग भी कहा जाता है। इस खेल की उत्पत्ति स्थल ब्रिटेन, यूएसए, भारत तथा दक्षिण अफ्रीका को माना जाता है। 1921 में पिंग पोंग एसोसिएशन बना जिसका नाम बदलकर 1926 में टेबल टेनिस एसोसिएशन रखा गया। तीरंदाजी के शब्दावली क्रिस्टल शूटिंग लाइन आर्चर है। अब मैं आगे की प्रश्नों की बात करूं तो सुमेलित करना है। कौन सा सुमेलित है? जैसे गार्डन रिच, अगर मैं आगे की प्रश्नों की बात करूं तो मिलान करना है। जैसे गार्डन रिच शिप यार्ड लिमिटेड जो है कोलकाता में है, कोलकाता में है। उसके बाद गोवा शिप यार्ड लिमिटेड जो है वास्को डी गामा में है और मांझगांव डॉक लिमिटेड जो है मुंबई में, याद रखेंगे मुंबई में। ठीक है, और आगे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो विशाखापट्टनम में है। मैं बात करूं तो 28 अक्टूबर 2021 को मांझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 15वीं क्लास डेस्ट्रॉयर विशाखापट्टनम का पहला जहाज डिलीवर किया।
गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड, इसकी गौरव गाथा 1884 में शुरू हुई, जब इसने रिवर स्टीम नेविगेशन कंपनी के जलयानों की मरम्मत के लिए एक छोटी कार्यशाला के रूप में अपनी यात्रा प्रारंभ की। 1913 ईस्वी में गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड के रूप में इसने अपनी यात्रा आरंभ की। वर्ष 1950 में भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया गया। अगर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की बात की जाए तो 1957 में इसकी स्थापना होती है। आज भारत में पश्चिमी तट पर प्रमुख शिपयार्ड है जो जहाजों के डिजाइन, विकास, निर्माण, मरम्मत, आधुनिकीकरण और परीक्षण और कमीशनिंग के क्षेत्र में विभिन्न ग्राहकों के सटीक आवश्यकता को पूरा करता है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत के विशाखापट्टनम में स्थित एक पोत प्रांगण शिपयार्ड है। यह सिंधिया शिपयार्ड के नाम से सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। इसका निर्माण बालचंद्र हीराचंद ने किया तथा इसकी नींव जो है राजेंद्र प्रसाद ने 21 जून 1941 को रखी थी। अगला प्रश्न है 50वां कि राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकता है। तो साधारण विधेयक को जो है यह 6 माह तक के लंबित कर सकते हैं। अब जब कोई प्रस्ताव संसद में कानून बनाने के लिए रखा जाता है तो उसे विधेयक कहते हैं। विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक, धन विधेयक। साधारण विधेयक यह कोई भी बिल होता है जिस धन विधेयक, वित्त विधेयक आदि आदेश को प्रस्तावित करने वाले बिलों और संविधान संशोधन बिलों में शामिल मामलों के अलावा अन्य मामले होते हैं। कानून की किताब में जगह पाने से पहले हर साधारण बिल को संसद में 5 चरणों में गुजरना पड़ता है और प्रथम वाचन इसे संसद के किसी भी सदन में या तो मंत्री या किसी अन्य सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। बिल भारत के राजपत्र में प्रकाशित होता है। दूसरा वाचन विधेयक को अधिनियम के निम्न चरण से गुजरना पड़ता है। विधेयक को सदन के प्रवर समिति में भेज सकती है और विधेयक को दोनों सदनों में संयुक्त समिति के पास भेज सकती है। जनता की राय जानने के लिए विधेयक को परिचालित कर सकता है राष्ट्रपति। डी, बिल को तुरंत किसी अन्य निश्चित तिथि पर विचार किया जा सकता है। तीसरा वाचन की बात की जाए तो इस स्तर पर बहस बिल की स्वीकृति या अस्वीकृति तक सीमित है। द्वितीय सदन में विधेयक यदि दूसरा सदन बिल को पूरी तरह से खारिज कर देता है या 6 महीने तक कोई कार्यवाही नहीं करता तो एक गतिरोध उत्पन्न हुआ माना जाता है और जिसके लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बुला सकता है। अनुच्छेद 108 राज्यसभा एवं लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान जो है इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। राष्ट्रपति की सहमति संसद के दोनों सदनों द्वारा अकेले या संयुक्त बैठक में पारित होने के बाद प्रत्येक विधेयक को राष्ट्रपति के सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति सदनों के पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस कर सकता है। अब राज्यसभा धन विधेयक की बात की जाए तो 14 दिनों तक लंबित कर सकता है। कोई विधेयक संसद के किसी भी सभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, तथापि धन विधेयक राज्यसभा के पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। इसे राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश के अगर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यदि इस बारे में कोई प्रश्न उठता है तो इस संबंध में लोकसभा का अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। यदि राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों की निर्धारित अवधि के बाद भी वापस नहीं भेजती है तो उस विधेयक को उक्त 14 दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद संसद के दोनों सभाओं द्वारा उसी रूप में पारित हुआ माना जाएगा जिस रूप में लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा गणित का है, तो गणित के प्रश्नों को छोड़ते हुए चलेंगे। राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना कहलाता है, तो यह परिलंबन कहलाता है। परिलंबन किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया परिलंबन के तहत होता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से फांसी की सजा पाए अपराधी के लिए होता है। परिलंबन
और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 के अंतर्गत क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति न्यायिक पूर्वावलोकन के अधीन है। इस फैसले को अंतिम नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति लघुकरण, परिहार, विराम, ये सब है। तो इन सबको एक एक करके देखते हैं। लघुकरण, सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना लघुकरण कहलाएगा। परिहार, सजा की अवधि का बदलना, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर में कारावास में बदलना परिहार कहलाता है। और विराम, विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करना, जैसे शारीरिक अपंगता या महिलाओं के गर्भावस्था के कारण। अब परिविलंबन के बारे में, किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, जैसे फांसी को कुछ समय के लिए टालना। क्षमा, पूर्णतः माफ कर देना, मतलब है कि अपराध कभी नहीं हुआ है। राज्यपाल की क्षमा दान देते हैं। तो राज्यपाल मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार नहीं है। राज्यपाल मृत्युदंड को निलंबित अवधि को कम करना एवं दंड का स्वरूप बदल सकता है। क्षमादान का उद्देश्य, क्षमादान किसी निर्दोष व्यक्ति को न्यायालय की गलती के कारण दंडित होने से बचाने या संदेहास्पद सजा के मामले में मददगार साबित हो सकती है। राष्ट्रपति को प्राप्त इस शक्ति के 2 रूप हैं। विधि के प्रयोग में होने वाली न्यायिक गलती को सुधारने के लिए, और यदि राष्ट्रपति दंड का स्वरूप अधिक कठोर समझता है तो उसका बचाव करने के लिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय राज्यों को आजादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? तो ये हो जाएगा भाषाई आधार पर। ठीक, अब भारतीय राज्यों को आजादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः भाषाई आधार पर किया गया, और भारत में भाषाई राज्यों का विचार स्वतंत्रता पूर्व 1919 के पश्चात ही आरंभ हो गया था। 1920 के नागपुर कांग्रेस सत्र में भाषाई राज्यों के निर्माण के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया था। अब मैं बात करूं, आजादी के बाद भाषाई आधार पर सीमाओं के पुनः निर्धारण की मांग और अधिक उठने लगी, और जिसके फलस्वरूप कई आंदोलन, हिंसक घटनाएं हुई। प्रथम भाषाई राज्य का गठन पोट्टी श्री रामलुल्लु की मृत्यु के बाद 1953 में मद्रास तेलुगु भाषाई आंध्र प्रदेश को अलग करके किया गया था। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश फजल अली अध्यक्ष एवं अन्य H.N. कुंजरू और M. पनिक्कर सदस्य थे उस समय। अब 22 दिसंबर 1953 को फजल अली की अध्यक्षता में गठित आयोग ने 30 दिसंबर 1955 में केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और उससे भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का स्वीकार किया, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया और राज्य के पुनर्गठन के संबंध में निम्न सिफारिशें की। अब आगे की बात की जाए तो राज्यों का पुनर्गठन भाषा और संस्कृति के आधार पर अनुचित है, और राज्यों का पुनर्गठन राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय एवं प्रशासनिक आवश्यकता तथा पंचवर्षीय योजना की सफलता को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। इस प्रश्न में हमें चुनना है सुमेलित नहीं है, जैसे राजा राम मोहन राय, संवाद कौमुदी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश, मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका इसके समाचार के संपादक थे, और एनी बेसेंट जो थे सर्वेंट ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडिया के नहीं थे। आगे की बात की जाए तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी और हितवाद के संपादक गोपाल कृष्ण गोखले थे। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ के संपादक एनी बेसेंट थे। संवाद कौमुदी मिरातुल अखबार के संपादक राजा राम मोहन राय थे, और अमृत बाजार पत्रिका के संपादक शिशिर कुमार घोष एवं मोतीलाल घोष थे। अगला प्रश्न हमारा गणित का है, तो छोड़ के चलेंगे। और निम्नलिखित में कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो आप याद रख सकते हैं विलियम बर्ड, पैथिंग लॉरेंस था, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आता है और 3 सदस्य चुने जाते हैं, जिनमें पैथिंग लॉरेंस थे अध्यक्ष एवं ब्रिटेन में भारत का सचिव, एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे, और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड का।
अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुआ था। भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? तो आप इसे अपरा कहेंगे, प्लेसेंटा जिसको कहा जाता है। अपरा प्लेसेंटा बेजांडसन वह अंग है जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त का पोषण पहुंचता रहता है, जिसके भ्रूण की वृद्धि होती है। वह अंग माता और भ्रूण की शरीर में संबंध स्थापित करने वाला है। अब डिम्बाहिनी की बात की जाए तो डिम्बाहिनी ट्यूब को फैलोपियन ट्यूब या गर्भाशय ट्यूब भी कहते हैं। यह वह मार्ग है जिसके माध्यम से डिम्ब अर्थात अंडाशय से गर्भाशय गुहा में जाता है। शुक्रजनक नलिका, प्रत्येक डिशर में 1 से लेकर 3 अत्यधिक कुंडलित शुक्रजनक नलिका होती है जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। प्रत्येक शुक्रजनक नलिका 2 प्रकार की कोशिकाओं द्वारा घिरी रहती है, जिन्हें नर जर्म कोशिका और सर्टोली कोशिका कहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया में अर्धसूत्री विभाजन होता है जो शुक्राणु का निर्माण करती है, जबकि सर्टोली कोशिकाएं नर जर्म कोशिकाओं का पोषण प्रदान करती है। मिनी माता रोग का बात किया जाए तो मिनी माता रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? तो आप याद रख सकते हैं पारा को। कभी इसको मिनी माता रोग के रूप में भी जाना जाता है एवं न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है जो गंभीर पारा विशेषता के कारण होता है। यह मेथिल मरकरी विशेषता है जो मनुष्य में उत्पन्न होती है जब वे MEHG मिश्रित और अपशिष्ट जल की दूषित मछली और शंख का सेवन करते हैं। आगे बात की जाए तो 1956 ईस्वी में पारा युक्त मछलियों के सेवन से जापान में मिनी माता रोग के कारण अनेक मौत हो गई थी और सीसा वायुमंडल के ऑक्सीजन से मिलकर लेड ऑक्साइड बनाता है जो सांस के जरिए शरीर में पहुंचकर तंत्रिका तंत्र पर हानिकारक प्रभाव डालता है। सीसा युक्त जल में एनीमिया, सिरदर्द, मांसपेशियों की कमजोरी और मसूड़ों में नीलापन एवं आदि प्रभाव दिखाई देते हैं। कैडमियम के कण श्वसन विष की तरह कार्य करते हैं। ये हृदय संबंधित रोग उत्पन्न करते हैं तथा दाब को बढ़ाते हैं। कैडमियम की अधिकता से इटाई नामक रोग होता है जिसमें हड्डियां एवं जोड़ों में तीव्र दर्द होता है। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम, मेथोमोग्लो रोग हो जाता है। पीने योग्य जल में आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैकफुट नामक बीमारी होती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह कथन फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है। ठीक है, अब देखिए तो अर्थात जब 2 या 2 से अधिक विद्युत अपघट्य के विलयन में समान मात्रा की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा W और उसके रासायनिक तुल्यांक E के समानुपाती होती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है अर्थात W/E। अब हमारा 60 का प्रश्न गणित का था तो उसको छोड़ दिए हैं और 61वां प्रश्न भारत के तटीय सीमा वाले राज्य की संख्या है तो वह जो है 9 है, जिनमें है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी बंगाल। ये जो है तटीय सीमा वाले राज्य हैं। भूमध्य तट रेखा की लंबाई अगर बात की जाए तो 6100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी तट रेखा गुजरात के कटियावाड़ क्षेत्र में स्थित है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश तथा तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। महाराष्ट्र की तट रेखा 720 किलोमीटर जिसे कोंकण तट के रूप में जाना जाता है। केरल के तट रेखा 580 किलोमीटर लंबा है जिसे मलबार तट के रूप में जाना जाता है। ओडिशा का
तट रेखा 485 किलोमीटर, जिसे उत्कल तट के रूप में जाना जाता है। और विश्व की सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाला राज्य कनाडा हो गया। फिर नॉर्वे। कनाडा की बात की जाए तो 2 लाख, ठीक है, 2,02,80 किलोमीटर। फिर इधर नॉर्वे की बात की जाए तो 58,133 किलोमीटर। इंडोनेशिया 54,720 किलोमीटर। रूस 37,653 किलोमीटर। फिलीपींस 36,289 किलोमीटर और जापान 29,751 किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो 25,760 किलोमीटर। यूएसए 19,924 और आर्कटिक 17,968। न्यूजीलैंड 15,134। 7516 किलोमीटर की तटरेखा लंबाई के साथ भारत विश्व का 16वें स्थान पर स्थित है। भारत में 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा समुद्र तट से लगती है। अब पातशाह का रचयिता कौन है? पातशाह का रचयिता जो है अब्दुल हामिद लाहौरी है, पातशाहनामा के। ठीक है। शाहजहां के काल में पातशाहनामा नाम के 3 ग्रंथों की रचना की गई। एक, शाहजहां के आदेश पर मोहम्मद आमीन काजवीनी ने शाहजहां के काल में पहले 10 वर्षों का इतिहास लिखा। अब मैं बात करूं कि शाहजहां के आदेश पर अब्दुल हमीद लाहौरी ने इस काल के प्रारंभ में 20 वर्षों तक का इतिहास लिखा। और तीसरा, मोहम्मद बारिश ने सम्राट के आदेश पर लाहौरी का काम पूरा किया। और अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाह शाहजहां के सरकारी इतिहासकार थे। 1574 में अब्दुल कादिर बदायूनी मुगल बादशाह अकबर के दरबार में पेश किए गए, जहां अकबर ने उन्हें धार्मिक कार्यों के लिए नियुक्त किया। अब अब्दुल कादिर बदायूनी की सबसे महत्वपूर्ण किताब मुंतराब अत-ताबरीख थी, जिसका चुनाव इतिहास से किया गया था, जिसे अक्सर तारीख बदायूनी भी कहा जाता है। इसे मुस्लिम भारत का इतिहास और मुस्लिम धार्मिकों और चिकित्सकों को कवियों, अगर मैं बात करूं तो एक मिनट, चिकित्सकों, कवियों और विद्वानों पर आधारित खंड शामिल है। इसने रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया। इनायत खां मुगल साम्राज्य के दौरान एक इतिहासकार थे। अपने रचना शाहजहांनामा में उन्होंने मुगल सम्राट शाहजहां के जीवन का वर्णन किया। इनायत खां के पिता जफर खां जहांगीर के वजीर थे और खफी खां मुगल भारत के एक इंडो-फारसी इतिहासकार थे। उनका करियर लगभग 1963 से 1694 में मुंबई में एक क्लर्क के रूप में शुरू हुआ। इन्होंने मुंतखब अल-लुबाब मुगल काल के दौरान भारत के इतिहास के बारे में एक फारसी भाषा में किताब लिखी। अब अगला देखा जाए तो निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? तो ज्वार नदमुख जो है तापी बनाती है, ताप्ती। और नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुरा श्रेणी में मिलती है। यह खंबात की खाड़ी में गिरती है तथा ज्वार नदमुख एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी। और इसके बेसिन का 79% भाग महाराष्ट्र में, 15% मध्य प्रदेश में तथा 6% गुजरात में पड़ता है। यह सतपुरा तथा अजंता पर्वतों के बीच भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। काकरापारा तथा उकाई परियोजना द्वारा उसके जल का उपयोग होता है। काकरापारा तथा उकाई परियोजना द्वारा उसके जल का प्रयोग होता है। अब बात की जाए कावेरी। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी से निकलती है। इसका अपवाह क्षेत्र 3% केरल में, 41% कर्नाटक में और 56% तमिलनाडु में पड़ता है। यह नदी शिव समुद्र नामक प्रसिद्ध जलप्रपात से बनती है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। पश्चिमी घाट के नासिक की पहाड़ियों में त्रयंबक इसका उद्गम स्थान है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिंहाबाद श्रेणी से निकलकर पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई कटक के निकट डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हीराकुंड, टिकरपारा व नेराज इस नदी का पर प्रमुख बहुउद्देशीय योजनाएं हैं।